Today is your first day on 12th economics. About the economics, if I discuss, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स हैं आपके 12th में, जैसे एज पर 11 था. वन पार्ट इज मैक्रो एंड सेकंड पार्ट इज इंडियन इकोनॉमी. जैसे आपको टाइम टेबल लिख के दिया हुआ हमने, एंड ओल्ड स्टूडेंट तो ऑलरेडी जानते ही हैं, अब मोस्टली सब ओल्ड स्टूडेंट ही हो. मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट्स माय स्पेशलाइजेशन. लास्ट 24 ईयर से आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट. दैट वाज योर पैशन. अकाउंट्स के साथ मैक्रो माइक्रो, ये मेरा पैशन था. इसमें हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी रिसर्च की हुई है कि जिसके थ्रू आपको बहुत ईजी हो जाएगा. जैसे माइक्रो में हम डायग्राम्स के लॉजिक देखते थे, टेबल्स के, थ्योरी के, हर चीज़ का आपको लॉजिक बताया हुआ है. वो प्लस वन की जो कोचिंग आपने ली है ना, उसका अभी प्लस टू में तो आपको यूज़ नहीं मिलने वाला. लेकिन जैसे प्लस टू के आगे चलोगे, CUT का एग्जाम आएगा, CA में जाओगे, आपको वो पूरी माइक्रो चाहिए होगी, तो वहाँ आपको उसकी वर्थ मिलेगी. बट आपको खैर वो बेस भी मिल गया चीज़ों को समझने का. चीज़ तो वही है, इकोनॉमिक्स तो वही है ना, सिर्फ ब्रांच चेंज हुई है. एंड यू नो दिस इज योर सेकंड ब्रांच. माइक्रो is a branch to study the micro variables, small scale variables. जैसे मैं एक स्टूडेंट की डिमांड की बात कर रहा हूँ एक कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रहा हूँ कि मैंगो का प्राइस बढ़ने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है, दैट वाज माइक्रो. अभी हम होल इकोनॉमी की बात करेंगे. अभी ना बहुत मेच्योर होने वाले हो आप इस इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि अब हम देखो, एक तरफ तो दूसरा पार्ट आ गया इंडियन इकोनॉमी, वो अपने में वैसे ही मेच्योर है क्योंकि पूरी इंडिया की इकोनॉमी की बात आएगी. अब वो टेबल डायग्राम वाला गेम नहीं है, मार्क्स लेने वाली गेम नहीं है. अब पहले नॉलेज की गेम है. तो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी दोनों को एक साथ करने का यही रीज़न है कि दोनों का लिंक होल इकोनॉमी के साथ है, होल कंट्री के साथ है. 2018 तक माइक्रो मैक्रो होती थी प्लस टू में, तो मेरा से डीलिंग प्लस टू स्टूडेंट से रहती थी इकोनॉमिक्स को लेके. प्लस वन में निधि मैम टीच करते थे स्टैट्स एंड इंडियन इकोनॉमी. अब 2018 के बाद क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को आपको दे दिया प्लस टू में और माइक्रो को प्लस वन में, क्योंकि इनका लिंक है आपस में. दोनों एक ही बात समझाते हैं, होल इकोनॉमी की. दोनों का कंटेंट डिफरेंट है बट बात एक ही है. तो आई विल टेक दिस पार्ट एज माई स्पेशलाइजेशन. और आपको कॉम्बो में दो टीचर्स मिलते हैं. नहीं तो होता है क्या ना, इकोनॉमिक्स जब एक ही टीचर पढ़ाता है ना, बोर हो जाता है. वही सेम इंप्रेशन, वही सब चीज़ें. ये भी एक जरूरी है यहाँ पर. जब 1 मंथ मैक्रो चलेगी, तो नेक्स्ट मंथ जब इंडियन इकोनॉमी चलेगी तो निधि मैम विल प्ले द रोल. उनका अलग हो रहा है, उनका अलग इन्फ्लुएंस है, उनका उनका स्टाइल अलग है अपनाने का. तो ऑटोमेटली, बट वो बिल्कुल मेरे को मैच करते हैं फ्रिक्वेंसी को. तो दो टीचर यहाँ पे वर्क करेंगे आपके साथ. ओल्ड स्टूडेंट को पता है बट ऑन द रिकॉर्ड मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ सबको. तो आई एम स्टार्टिंग मैक्रो पार्ट. दिस मंथ मैक्रो चलेगा और मई में चलेगा इंडियन इकोनॉमी. आपके स्कूल में अगर कुछ मैक्रो ज़्यादा होती है या कुछ इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा होती है, तो आपको पता है हमारी फीचर मोबाइल ऐप पे कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है. लास्ट ईयर की 12th को जो हमने टीच किया था, वो कंप्लीट सिलेबस विद रिवीजन एवरीथिंग, पूरे 12 महीने का सिलेबस ऑलरेडी है. तो अगर आपका स्कूल कुछ भी एक्स्ट्रा करता है स्टार्ट, वो करेंगे, उनको 4 मंथ्स यही करना होता है. वो अलग अलग वेरिएशन में जाते हैं. तो डोंट वरी, वो स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपके लिए वो स्पोर्ट है. सपोज मैं आपको मैक्रो करा रहा हूँ, अगर आज ही आपकी इंडियन इकोनॉमी चल रही है स्कूल में, तो आप मोबाइल ऐप पे एक्सेस ले लो लास्ट ईयर के बैच में. यहाँ से रिकॉर्डिंग इस साल की हो रही है, वहाँ आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा. इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर सेम निधि मैम के मिलेंगे, मैक्रो के मेरे मिलेंगे. वहाँ से आपको सपोर्ट रहेगी. जैसे आपने बोला बेटा आपको कि मनी बैंकिंग स्टार्ट हुआ है, तो मनी बैंकिंग के लेक्चर आपको मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे. आप वो देखो, स्कूल के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करो. स्कूल में आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके मोरल को डाउन करता है, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है. और प्रेशर आता है, यहाँ मैक्रो, यहाँ चल रही है इंडियन नेशनल इनकम, या जो मैं स्टार्ट करूँगा, वहाँ मनी बैंकिंग, फिर वहाँ इंडियन इकोनॉमी. तो ये बड़ी वेरिएशन रहने वाली है यहाँ पे. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एक तो दो ब्रांचेज होगी, दो पार्ट होगी, मैक्रो एंड इंडियन. उसमें भी स्कूल टीचर का एक टेस्ट हो गया. देखो, दे स्टार्टेड मनी बैंकिंग, दैट्स रॉन्ग, इवन दैट्स टोटली रॉन्ग. CBSE के रूल्स के अगेंस्ट है. यूनिट 1 पहले होना चाहिए. यूनिट 1 मनी बैंकिंग नहीं है, वो क्या है, नेशनल इनकम. उनका अपना एक टेस्ट है, बिल्डअप है वो, कि मनी बैंकिंग ईजी है, पहले वो खत्म करते हैं, है ना. तो नेशनल इनकम, बट हम अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, हम नेशनल इनकम पहले करेंगे. हाँ, आप कहोगे तो बीच में रुक के मैं मनी बैंकिंग करवा दूंगा. 1 वीक का मनी है, 1 वीक का बैंकिंग, वो शॉर्ट चैप्टर्स है. बट मोबाइल ऐप पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वहाँ से भी देख सकते हो आप. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. ये जस्ट इंट्रो पार्ट था, बुक्स की बात थी. आई एम स्टार्टिंग माई पार्ट, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड ये हमारे नोट्स हैं जिसके थ्रू हम पढ़ेंगे फुल ईयर.
और साथ साथ में बुक करेंगे एक। तो अभी मैं आपको नोट्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बुक का वो आपके सामने पीडीएफ लेके आऊँगा। जितना हम नोट्स में से पढ़ेंगे उतना सेम बुक से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स नोट अबाउट द नोट्स, मैं बोलूँ बेटा मेरे नोट्स पढ़ लो सब उसी में है, ये गलत होगा कहना। इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज ये दो सबसे टफ पेपर बनते हैं सीबीएसई के, अकाउंट से कहीं ज़्यादा टफ, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ इनडायरेक्ट आता है। जैसे ये वर्ड है ना, इस पे क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको वो थोरली नॉलेज चाहिए। इसलिए मेरे नोट्स पे नहीं हमें डिपेंड है ना, हम नोट्स प्लस जो बुक यहाँ आएगी उसका एक एक वर्ड पढ़ेंगे, फिर जाके आपका टेस्ट होगा, राइट। ये पैटर्न है। और कोई डाउट किसी का बिफोर स्टार्टिंग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का डे एक जर्नल डे है। इसमें हम स्टार्ट तो कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट मैं आपके साथ एक बहुत ही जर्नल बात डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, अभी हमें नोट्स की नीड नहीं है। ये क्या है, मुझे आपकी कंसंट्रेशन चेक करनी है, आपका पार्टिसिपेशन लेके आने। बोलो क्या है ये? कुछ लोग नहीं बता पा रहे, मे भी उन्होंने ना कभी स्टडी किया हो इसको या देखा ना हो, वैसे इसको सर्कल बोलते हैं, है ना। तो ये आज के बाद आपके लिए क्या बन जाएगी? इकोनॉमी। ठीक है, इंट्रो डे आज हमारा, तो हम किसी चैप्टर को ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे, क्वेश्चन बैंक नहीं कर रहे। देखते हैं इसमें क्या होता है। आपकी मैक्रो स्टार्ट कहाँ से होती है? पहले तो मैंने आपको माइक्रो मैक्रो का मीनिंग बताया। माइक्रो वॉज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। चंडीगढ़ की मार्केट माइक्रो है। चंडीगढ़ की मार्केट में टोयोटा की क्या डिमांड है, मारुति की क्या डिमांड है, वो माइक्रो है। बट पूरी इंडिया में मारुति की क्या डिमांड है, वो क्या है, मैक्रो। तो मैक्रो में जब हम बात करेंगे तो बेटा बहुत बड़ी बात करेंगे, सारी बातें बड़ी होनी है। तो मैक्रो के जो कंटेंट हैं मैं आपको अब सिलेबस से गो थ्रू करता हूँ। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात जब मैम करेंगे तो वो आपको ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। मैक्रो के कंटेंट क्या होने चाहिए? भूल जाओ सिलेबस, भूल जाओ बुक्स, हम खुद बनाते हैं। मान लो हम ही लोग हैं जो सिलेबस बनाते हैं इकोनॉमिक्स का। तो पहला कंटेंट क्या होना चाहिए? हमारी कंट्री की इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनकम, जिससे कंट्री चल रही है। आपका घर भी तो उसी चल रहा होगा, आपके पेरेंट्स का कितना इनकम है, उसके हिसाब से आपके पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है ना। इनकम, जो एक घर का इनकम है, पूरे इंडिया के तो कितने घर हैं, कितने हाउसेस हैं, तो पूरी इंडिया की जो इनकम होगी, आई गेस हमें उसका नाम क्या रखना चाहिए? नेशनल इनकम। आपका सिलेबस भी उसी सीक्वेंस में है जो हम करेंगे। नेशनल इनकम करवाने के बाद मैं आपको कराऊंगा मनी एंड बैंकिंग। इस नेशनल इनकम से निकलेगी मनी, और मनी का टॉपिक पूरी कंट्री के लिए होगा मनी सप्लाई। वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आएगी, कमर्शियल बैंक्स की बात आएगी। तो मनी और बैंक आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये दो यूनिट हैं, सॉरी एक यूनिट है, उसमें दो टॉपिक्स हैं, मनी एंड बैंकिंग, जिसमें से आपको 5 to 8 मार्क्स का आएगा। जो भी बात हो रही है पूरी कंट्री की बात हो रही है। देखो, नेशनल इनकम पूरे नेशन की है, पूरी इंडिया की है, और उसके अंदर मनी सप्लाई पूरी इंडिया की, क्योंकि इनकम पे डिपेंड है। मेरे पास कितनी मनी है, मनी यहाँ पड़ी थी, कहाँ गायब होगी? देखो, मान लो ये मनी है मेरे पास, ये मनी किस पे डिपेंड है बेटा? ये 2000 का नोट है कि 200 का नोट है, किस पे डिपेंड है ये? इनकम पे। मेरी इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? बैंक बैलेंस। तो पहले इनकम होनी चाहिए कि पहले मनी बैंकिंग? पहले इनकम। सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने सिलेबस वैसे रखा है। स्कूल टीचर की चलो अपनी मर्जी है, वो तो मोगैम्बो अपनी क्लास का जो मर्जी करे, उसमें कुछ नहीं बोल सकते, ना मैं ना आप, है ना। वो तो अपनी मर्जी करेगा, उसको दिखाना है। यही तो 8 महीने हैं, बाद में आप कहाँ पूछने वाले उसको, है ना। तो उनको करने दो एंजॉय, और हमारे पास मोबाइल ऐप का एक्सेस है, तो हम वो मनी चैप्टर देख के स्कूल के टेस्ट में मार्क्स कम नहीं लेंगे। और मैं आपके लिए अलग से क्लासेस भी लगाऊंगा। आई एम फुली रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको लगता है मनी करा रहे हैं, बस मेरे लेक्चर देख लो, फिर मेरे पास आ जाओ डाउट्स के लिए। ठीक है, आपका स्कूल में कभी पेपर खराब नहीं हो, आपका बूस्टअप ही रहेगा। स्कूल में सबसे ज़्यादा आपको आता हुआ चैप्टर, लेकिन हाँ, मैं नहीं करा सकता अभी, क्योंकि वो लिंक है। आपके ज्वाइन करने से मेरी इनकम बढ़ेगी। अब आप ट्यूशन ज्वाइन नहीं करोगे तो मेरी इनकम कैसे बढ़ेगी? तो आप ट्यूशन ज्वाइन करते हो, हमें अच्छा लगता है कि आप मेरी इनकम बढ़ गई। वो इनकम कैसे आएगी, कैसे आएगी? मनी फॉर्म में। आप ज्वाइन नहीं करोगे तो बुरा लगेगा कि वो जो इनकम जनरेट करनी थी मैंने, हर बात का लिंक होगा आज, वो आई नहीं। क्योंकि जब मेरी इनकम क्रिएट नहीं हुई तो मनी कहाँ से आएगी? तो बैंक में क्या जाएगा?
बैंक बैलेंस भी खाली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये सब कुछ क्रिएट हो बेटा, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? एम्प्लॉयमेंट। और मैं आपको बोला देखो ऐसा कि मैं एक साल के लिए जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री, बट फीस आती रहे। आपको फीस का स्केड्यूल दे देंगे, ले जाओ बाहर से, इंस्टॉलमेंट्स बनी हुई हैं, फीस रुकनी नहीं चाहिए। पर मैं आपको एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दूंगा। मैं एक साल तो नहीं आने वाला इंडिया में वापस। एक साल के बाद आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको तो आज ट्यूशन पढ़नी है। आर यू रेडी? अगर मैं एम्प्लॉयमेंट ना दूँ, आप रेडी हो पैसा देने के लिए? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से क्रिएट होती है आउटपुट। क्या होती है? आउटपुट। और आउटपुट से क्या क्रिएट होती है? इनकम। इनकम से मनी, मनी से बैंक चलता है। तो ये यूनिट थर्ड यूनिट है बेटा, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट यूनिट। इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मगर आज आप ये मत सोचो कि आज सर ने पढ़ाना है, चैप्टर करवाना है, आज आपका बेस बनाना है। अगर आपको मज़ा नहीं आया, अगर आपको ये नहीं पता चला कि पढ़ना क्या है, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। आज आपका बेस बनना चाहिए। जैसे मैंने अकाउंट्स में फर्स्ट डे आपको पार्टनरशिप का बेस बनाया, तो आज पढ़ने में मज़ा आया, उसका न्यूमेरिकल भी समझ आया। हमने +1 से बात स्टार्ट की कि +1 से जब +2 में आते हैं तो कैसे पीयर अकाउंट, ऐसे ही यहाँ है। जब हम माइक्रो से मैक्रो में आते हैं और एकदम से बोलूँ मनी, आप बोलोगे क्या है, एकदम से मनी चैप्टर स्टार्ट हो गया, ना कोई बेस है ना कुछ और है। बता दो तो पहले क्या चीज़ है, एकदम से बाउंसर आ गया। तो अब आप समझिए ध्यान से कि नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग तब भी क्रिएट होगा जब आप कंट्री इकोनॉमी के अंदर क्या लाओगे? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स आई हैव टू डिवोट समथिंग। जैसे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट करते हैं। उससे आउटपुट होती है, कुछ ना कुछ वो बनाते होंगे, सर्विस देते होंगे, प्रोडक्ट बना के बेचते होंगे, उससे क्या क्रिएट होती है? इनकम, जिसकी हम नेशनल इनकम में बात करेंगे। ठीक है? उसके बाद इस इनकम पे किसकी नज़र है? बताओ भी। यस, गवर्नमेंट की। आपके पड़ोसी की भी होती है, डोंट वरी, याद रखना। वो भी देखता रहता है कि इनके पास नई कार आ गई, नया घर आ गया, बड़ा घर आ गया, देखता रहता है। ठीक है, आज ही लेक्चर यूट्यूब पे भी आ जाएगा और व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेंगे हम। ये बड़े सबके लिए बेस होते हैं ना ये लेक्चर। तो एक मिनट, गुम हो गए हम तो, कहाँ थे? ये देखिए, अब इस पैसे पे किसकी नज़र है? गवर्नमेंट की। पड़ोसी की नज़र के लिए तो हम नज़र उतार कुछ कर लेंगे कि नज़र लगे ना, बहुत इलाज है उसके ना। लेकिन गवर्नमेंट से कैसे बचोगे बेटा? गवर्नमेंट को अपना एक बजट भी तो चलाना है, कंट्री भी चलानी है। जब पाकिस्तान अटैक करता है तो तुम बोलते हो जवाब दो, टैक्स देते नहीं तुम। जवाब कहाँ से दो, फ्री में देंगे क्या? है ना, ये दिवाली के क्रैकर्स थोड़ी ना है कि पड़े हैं, मैच के टाइम चलाते हैं हम। गवर्नमेंट बजट है पैसा, गवर्नमेंट की रिसीट्स, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, वो कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे। गवर्नमेंट बोलती है कल, अब मैं देखो मैं पढ़ाता हूँ पूरा साल, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, क्योंकि मैं अगर पढ़ाता हूँ तो मेरे से जीएसटी बनेगी, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स बनेगा, और कई तरह के टैक्स देते हैं हम, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, शोरूम का, रोड टैक्स देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, टोल टैक्स है, बहुत कुछ है, टैक्स से बहुत है इंडिया में वैसे, है ना। तो हमारी इनकम का कितना पार्ट, तो अगर हम आपको दिखाएंगे इस मैक्रो में, बड़ा मजा आएगा आपको। माइक्रो में मजा नहीं आया होगा, क्योंकि माइक्रो ना इट्स ओनली अबाउट, एक चैप्टर स्टार्ट हो गया, डिमांड, उसी की बात चल रही है, कंज्यूमर की बात चल रही है। ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आपकी इंडिया की बात चल रही है। यहाँ आपको समझ आएगा कि गवर्नमेंट आपसे पैसा कैसे कैसे लेती है, आपको पता नहीं चलता। आपकी इनकम का 30-40%, 50% कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट के पास। जैसे मान लो मेरी फीस है 100 रुपीज़, गवर्नमेंट कहती पहले इसमें से 18 रुपीज़ जीएसटी दे दो, ले लो भाई, कितनी रहेगी? 82। इस पे आप 20% इनकम टैक्स दे दो, मान लो मोटा मोटी बात कर रहा हूँ मैं, दे दिया। बाकी तो घर ले जाऊँ? हाँ ले जाओ, बाकी ले जाओ। अब घर जाके मैं क्या करूँगा? मैं कम से कम पार्ले जी का बिस्किट तो खरीदूंगा ना, जो शायद 3 रुपए का आता है, 5 रुपए का आता है, उस 5 रुपए में क्या लगा दी? जीएसटी। अब जहां जहां खर्च करोगे 62, गाड़ी खरीदो, मोबाइल खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी में तो और भी टैक्स लग जाएंगे, वहाँ 10-10 लाख की सीधा टैक्स लग जाते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे। गवर्नमेंट कहती है तुम जहां मर्जी घूम लो, हमसे नहीं बच पाओगे। 62 रुपीज़ तुम्हारे पास बचे हैं ना। अब ये 100 रुपये में बोल रहा हूँ मेरा प्रॉफिट, आपकी फीस नहीं बोल रहा, फीस में से रेंट वगैरह निकाल के, मान लो मेरे प्रॉफिट की बात है, आपसे फीस आई मान लो 250, मेरे खर्चे हैं 150, रेंट, सैलरी, ये प्रॉफिट है। पर इस प्रॉफिट पे क्या लगेगा? इनकम टैक्स। क्या लगेगी? जीएसटी। फिर जो बचेगा उस पर लगेगा इनडायरेक्ट टैक्स। तुम कुछ भी खाओगे, डोमिनो से पिज़्ज़ा खरीदोगे वहाँ भी टैक्स है, जूस पियोगे वहाँ भी टैक्स है,
बच्चों की स्कूल फीस दोगे, मगर 62 रुपीज़ में कहाँ खर्च करूँगा, तुम समझते हो ना तुम्हारे घर के खर्चे क्या है, उन सब में क्या जा रहे हैं, टैक्स। तुम पाओगे 62 में से 30 रुपीज़ और टैक्स ले लिया गवर्नमेंट ने, हमारे पास क्या बचा 32। ये वैसे ही बोल रहा हूँ एवरेज में, कोई एग्जैक्ट नहीं बोल रहा डाटा, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट बजट एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, अपने आप में एक यूनिट है ये, बट शॉर्ट यूनिट है। सबसे बड़ी यूनिट है नेशनल इनकम, बाकी में मुझे वन वन वीक लेना है, गवर्नमेंट बजट 1 वीक, मनी 1 वीक, बैंकिंग 1 वीक, और ये यूनिट सबसे बड़ा है। 2 यूनिट सबसे बड़े हैं जो सिलेबस का 50% पार्ट लेते हैं। तो पहले सिलेबस को जान लो, फिर जो बोलोगे चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा। मुझे क्या, मनी स्टार्ट कर देता हूँ, मनी के नोट्स भी हैं, ठीक है, वो आपको देखना है। नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग को जान गए ना और ये यूनिट सबसे ज़्यादा टेक्निकल है, जहाँ पे हम देखेंगे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट होती है वहाँ से आउटपुट आती है सॉरी, आउटपुट से इनकम आती है, फिर इनकम पे टैक्स होता है गवर्नमेंट बजट। ये आपस में लिंक्ड है, ऐसे लिंक नहीं है सिलेबस की, मतलब कोई चैप्टर नहीं रहता, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, एज ए इकोनॉमी लिंक है, एज ए सिलेबस लिंक नहीं। कोई भी चैप्टर पहले कर लो बाद में कर लो, समझ आएगा। और जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं थोड़ा सा, ये तो इंडिया की बात है बेटा, जब हम बाहर जाते हैं तो चैप्टर आता है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि ये सब करने के बाद जो पैसा बचा, अगर आप कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले गेम में चले जाओ, आप सिंगापुर घूमने जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, वहाँ से गुड्स मंगा रहे हो, और आपके मोबाइल तो वैसे ही बाहर से आते हैं, इंडिया में तो जो बनता है हम खरीदते नहीं मोबाइल, पैनासोनिक का मोबाइल खरीदते नहीं है। हम कौन सा खरीद रहे हैं, आईफोन या सैमसंग या बाकी चाइनीज ब्रांड्स वट एवर, तो वो सब बाहर से आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक चैप्टर आएगा फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी जो पैसा बचा वो बाहर भी तो खर्च है ना हमें। तो ये 2 यूनिट बाद में आएंगे आपके लास्ट में। तो टोटल सिलेबस आपका ये मैक्रो, इट विल टेक 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का मैक्रो पार्ट है और 4 मंथ्स का इंडियन इकोनॉमी है। तो 4 मंथ्स आई विल प्ले माई रोल एज ए एक्सपर्टीज जब मैं पढ़ाऊंगा। इट्स माई प्रोमिस ऑन द रिकॉर्ड, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, ठीक है। मैं जो भी समझाऊंगा आपको, पता नहीं मैं गीता पे हाथ रख के समझा रहा हूँ, वो चीज़ है, आपको वो हर चीज़ समझ भी आएगी, हर चीज़ याद भी होगी। और मेरा स्टूडेंट कभी भी घर जाके नहीं पढ़ता है, उसको रीड नहीं करना पड़ता, उसे अपने ग्रोथ के लिए वर्कशीट्स करनी है, वो सब चीज़ें करनी है, बट जो मैं यहाँ समझा के भेजूंगा वो आपको यही याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार रीडिंग तो करनी है नोट्स की, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एग्जाम में बेटा मैं जो आपको नेशनल इनकम के 4 चैप्टर कराऊंगा उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे तो मेरे नोट्स में से पढ़ो। आई एम वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रू, मैं हमेशा सही बात बोलता हूँ, यही हमारे एथिक्स हैं, उसके दम पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे नोट्स में से कोई टीचर बोले नोट्स में से आएगा, मेरे पेपर देख लो +2 का भी दिखाता हूँ, फाइनल एग्जाम मान लो जो भी हुआ है, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। तुम बोलो सर नोट्स में से आया या टी आर जैन में से आया या राधा बगुना में से या संदीप गर्ग में से, किसी बुक से नहीं आया। वो क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, जिसने थोरली सिलेबस किया है। इसलिए पॉइंट इट्स नॉट अबाउट द बुक और नोट्स, हमें ना हर बात को थोरली समझना है। अगर समझ ले तो आपकी क्या बन गई, अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन उस पर फ्रेम होना है। मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, आपको सर इसमें कोई क्वेश्चन दिख तो रहा नहीं, सारी केस स्टडीज है, क्रिएटिव है, और सबसे ऊपर बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है आपका, वो तो महान है इस चीज़ में। तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, आंसर खुद बनाना पड़ता है। इसलिए आपका एक माइंड सेट कर रहा हूँ फर्स्ट डे, हमें ना यहाँ बैठ के रटना नहीं है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा 2-4 बच्चे कम लगे ज़्यादा लगे, जितने होंगे मुझे उनके साथ एंजॉय करना है और उनको एंजॉय करवाना भी है, और उनको ये फील कराना है कि इकोनॉमिक्स में कुछ याद करने लायक है ही नहीं है, हर चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। हाँ, फिर बीच में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, टेबल्स भी आएंगे, डायग्राम्स आएंगे, वहाँ तो आपको पता है लॉजिक्स है, ठीक है, वहाँ तो ठीक है। पर जहाँ थ्योरी है उसको याद तो करना ही नहीं है, क्योंकि जब आना ही नहीं क्वेश्चन तो याद क्यों करना। तो ये जर्नी आपकी अप्रैल टू नवंबर है। अब इस बीच में अगर आप पढ़ लेते हो तो दिसंबर जनवरी फरवरी जो हम आपके साथ करेंगे, 10 ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर्स करवाएंगे जो इस साल हुए हैं उससे पहले हुए हैं, आपके साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, ANR क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको लिख के दी हुई हैं वहाँ पे, सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स, वो सब आपके लिए बेकार होते हैं क्योंकि आपको सिलेबस ही नहीं आता। अब आप में से एक बच्चा तो नॉन सीरियस हो गई पक्का, हर ट्यूशन पे ऐसा होता है, भर भर के बच्चे बैठे होते हैं, पर उसमें से 2-4 बच्चे तो ऐसे होते हैं पढ़ते नहीं पूरा साल। वो टाइम आपके लिए बड़ा डिप्रेशन वाला होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी। तो बेटा याद रखो, आपके सिर्फ 3 मंथ्स हैं, सॉरी 8 मंथ्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। नवंबर तक आपको एक्सपर्ट होना है, हम उसी पैशन से चलेंगे।
आई विल टेक अकाउंटेंसी एंड मैक्रो पार्ट, निधि मैम लेंगे इंडियन इकोनॉमी बिजनेस स्टडीज। हम दोनों का एक ही पैशन है, आपको थोरली कॉन्सेप्ट समझाना, क्योंकि पेपर किसी बुक से आना नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। अकाउंट्स भी सेम है, किसी बुक से कुछ नहीं आएगा, इसलिए हमें अपनी कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं। तो ये था मेरा एक फाउंडेशन, समझ आ गया। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो सिलेबस भी याद हो गया होगा। देखते हैं पहला यूनिट क्या है, सेकंड, तो लाउड बोलो, व्हाट्सएप पे भी आपकी वहाँ यूट्यूब पे जाएगी आपके साउंड। थर्ड, उसमें क्या होती है, यस, पहले एम्प्लॉयमेंट होगी। पहले मैं यहाँ पे सब कुछ एम्प्लॉय करूँगा, लैंड लेबर कैपिटल, यहीं से मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा आज का। फिर वहाँ से आउटपुट के तौर पे लेक्चर होगा कि सर ने आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर दिया, अकाउंट्स का दिया, 2 महीने पढ़ाया, 3 महीने पढ़ाया, लाओ मेरी फीस, 3 महीने पढ़ाया। तो वहाँ से क्या करेक्ट होगी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपके सिलेबस का, बुक में थर्ड नंबर पे दिया होगा। मनी बैंकिंग की बात है, कुछ बुक्स में पहले भी है। फिर आगे गवर्नमेंट की नज़र, वही सब चीज़ें, जहाँ पे गवर्नमेंट बजट है उसमें क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सीट्स, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, जीएसटी इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स चोरी कर सकते हो आप अपनी इनकम छुपा के, पर बिस्किट खरीदोगे तो टैक्स है उसके अंदर। जीएसटी हर जगह है, तो जीएसटी के तौर पे गवर्नमेंट आपसे जो पैसा ले रही है वो आपको हिसाब ही नहीं पता चलता, कितना आपने टैक्स में दे दिया। आप तो बस पिज़्ज़ा खाते हो 130 रुपीज़ का, उसमें टैक्स भी है ना, गाड़ी मोबाइल सब में है। और फिर अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस पेमेंट मीनिंग है एक कंट्री का दूसरी कंट्री से हिसाब। अब देखो बेटा, आप लोग क्या हो, बच्चे तो +2 के, यहाँ बैठ के हम अमेरिका का हिसाब बना रहे होंगे, हम ये बात कर रहे होंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सोचो क्या लेवल होगा, और वो लेवल आपके टीचर का होना चाहिए, फिर आपका भी होना चाहिए और के टीचर का भी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि हम बुक पढ़ेंगे अकेला, कि या मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो याद समझ आ रहा है। स्कूल टीचर की एनर्जी उतनी होनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं रहे वो सब चीज़ें जो उनको करनी चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ से मैं आपको यहाँ एक पहला यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो विद योर परमिशन नेशनल इनकम कर लूँ, मनी करूँगा ना, बोर हो जाओगे, वो इतना ईजी है ना। और उसे टीचिंग की जरूरत क्या है, मेरा नुकसान हो जाएगा, आपको लगेगा ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत ईजी है ना। इसलिए उसको मेरे लेक्चर सुन लोगे ना एक बार के लिए, टाइम पास हो जाएगा आपका, समझ आ जाएगा। नोनिहाल सुन चुके हैं ना लेक्चर, ये मुझे 1 मंथ पहले मिले थे नोनिहाल, ठीक है, +1 के एग्जाम देने के बाद, कि सर मुझे एक्सेस ग्रांट कर दो। इन्होंने देख ली होंगी मनी बैंकिंग के नोट्स लेके, काम चल गया इनका, स्कूल लेवल पे चल गया ना। बस इतना चाहिए, जब मैं कराऊंगा तो और एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर नए नोट्स मिलेंगे आपको। हर समय नोट्स को रिवाइज करता हूँ, ठीक है। ये भी रीज़न है कि आपको आज नोट्स इशू नहीं करवा रहे, कुछ चीज़ें मुझे और ऐड करनी है, ठीक है। 2-3 दिन आप बेसिक्स बनाओ, फिर हम पढ़ेंगे, फिर वो नोट्स इशू करेंगे। अब देखिए क्या है, अब ये बताओ, वेरी गुड, सर्कल नहीं है हमारा, इकोनॉमी, ठीक है। आज का स्केड्यूल 15-20 मिनट चल रहा है, तो अलाउ कर देना 15-10 मिनट और एक्स्ट्रा, 6:45 के आसपास वो भी करेंगे पैच। किसी को बहुत इमरजेंसी हो, पेरेंट्स लेने आ गया, वो चले जाएंगे, ठीक है। वो 5-10 मिनट का लेक्चर बाद में सुन लेना, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपके साथ। इस इकोनॉमी के ना 3 फेस होते हैं, अगर आपने ये समझ लिया पूरी नेशनल इनकम समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। किसी को नॉलेज है तो बोल सकता है स्कूल लेवल पे, कि आपने मेरी रिकॉर्डिंग देखी है पहले कोई। 3 फेस हैं, पहला फेस, फेस 1। ये बताओ पहले इनकम क्रिएट होगी कि पहले प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी, है ना। और उसके लिए क्या चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ वाटर डालना टम्बलर पे। पहला फेस है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फेस, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो तो मैं करके रखा हूँ। जब आप यहाँ ट्यूशन पे आते हो आपको सब रेडी मिलते हैं, या यहाँ क्लासरूम बन रहा है अभी, रेडी मिलते हैं, क्लासरूम, संजीव सर, मैन, नोट्स, फर्नीचर, एवरीथिंग हम सब लगा के रखते हैं। ये नहीं स्टूडेंट को बोलते हैं कि देखो बेटा अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो फिर तो हम इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं तुम्हारे भरोसे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमें सबसे पहले फैक्ट्री खोल के रखनी है, बना के रखनी है, और उसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करने हैं, जिसको बोलते हैं आउटपुट। कौन सा लेवल होते हैं, आउटपुट। अब मैं जैसे आपको सिलेबस बताया तो आपको याद हो गया ना। अब जो मैं बताऊंगा आप देखना 6:40 आप सब लोग बोल रहे होगे वो सब चीज़ें। बस यही इफेक्ट है, यही इंडियन इकोनॉमी में निधि मैम करेंगे, कि वहाँ डाटा याद कराना होता है आपको, वो सबसे टफ काम है, वो पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल काम है इंडियन इकोनॉमी। प्रोडक्शन, पहला फेस, प्रोडक्शन फेस, जहाँ चीज़ें बनती हैं, और उसके लिए मुझे चाहिए 4 फैक्टर्स, सुने होंगे, कुछ तो लाज रखो, सुने होंगे क्या, पावर, लेबर,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, लैंड किसकी होती है, उसका नाम क्या होता है, नहीं बेटा, लैंडलॉर्ड। मान लो ये शोरूम मेरा नहीं है, मैंने किराए पे लिया है, तो ये शोरूम मुझे किसने दी है, लैंडलॉर्ड। इस शोरूम का कोई मालिक होगा, लैंडलॉर्ड होगा। वो पहला फैक्टर है बेटा। अगर वो मुझे शोरूम ना देता, मैं पढ़ाता कहाँ आपको, मेरे पास तो पैसे नहीं है खरीदने के। तो सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड। और इकोनॉमी में लैंड देने के लिए एक बंदा होता है, वो होता है लैंडलॉर्ड, है ना। आपका सबसे बड़ा वैल्यूएशन जो आपको लैंड देता है, तभी तो काम करोगे। लैंडलॉर्ड फ्री में देता है, इतना बड़ा वैल्यूएशन तो नहीं है। वो क्या मांगेगा उसके ऊपर, देखते इससे क्या निकलता है। मतलब हम चाहें तो नोट्स पढ़ सकते हैं, जैसे अभी ये नोट्स हैं, उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसमें जो लिखा है ना मैं वो समझा दूंगा, फिर घर जाके इसको पढ़ोगे आपको समझ आएगा। ये आज तो नहीं दे रहे आपको नोट्स, लेकिन जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो उसको अभी नहीं पढ़ना। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये देखिए, अब जो यहाँ लिखा है ना, वो समझना टफ होता है, पर इस लेक्चर को सुनो फिर वहां से पढ़ेंगे हम। और नोट्स रीडिंग नहीं होगी हमारी यहाँ पे, मतलब आपको समझाया जाएगा, नोट्स आपको घर पे पढ़ने हैं, फिर हम उसके अंदर डाउट्स की बात करेंगे। रात में अपने नोट्स पढ़ने की बजाय ना बुक पढ़ाऊंगा आपको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं तो अपने नोट्स लिखे हैं, वो तो पता है क्या लिखा है, वो तो समझा ही दिया आपको, साथ में बुक चले, ताकि 2 in 1 हो। एक टाइम पे हम दोनों चीज़ें कर लें, टीचर से भी पढ़ लें और बुक भी पढ़ लें। लेबर, लेबर किसकी होती है, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, या लेबरर बोलते हैं वैसे इसको। मैं यहाँ पे लेबरर हूँ। लेबरर का मीनिंग वो नहीं जो बिहार से आया है, ये वो लेबर है। लेबरर का मीनिंग है जो एक टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो सबके दिमाग में लेबर का मतलब वो है कि लेबर मतलब जो लेबर हायर करते हैं हम, जो रिक्शा चला रहे हैं या कोई नहीं, लेबरर का मतलब जो लेबर कर रहे हैं, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं। यहाँ मैं लेबरर हूँ, मैं लैंडलॉर्ड थोड़ी हूँ, मैं लेबरर हूँ। और बदले मुझे, मैं आपको पढ़ाने आता हूँ, मुझे में क्या मिलती है, सैलरी, बस मुझे ये मिलना है। मैं स्कूल में पढ़ाऊँ, कॉलेज में पढ़ाऊँ, किसी और इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकता हूँ, मैं अपनी खुद की इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पढ़ाने की क्या मिलती है, सैलरी। क्योंकि मैं अपना टाइम देता हूँ, अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लेबरर। लेबर देता है और बदले में क्या लेते हैं, सैलरी। आप लेबरर ना बोलो तो एम्प्लॉइज बोल दो, कोई बात नहीं। ओके, कैपिटल, कैपिटल कौन लगाता है, ओनर। ओनर को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। पर वो एज ए प्रोड्यूसर कैपिटल लगाता, कैपिटल लगाता है मनी लेंडर। यही तो आपकी लाइन चेंज करनी है। कैपिटल कौन लगाता है, मनी लेंडर। अच्छा, मेरे पास इंस्टीट्यूट खोलने के पैसे नहीं थे, फिर मैंने क्या किया होगा, हम्म, किसे लिया होगा। तो ये दूसरा वैल्यूएशन हो गया मेरा। मेरे शोरूम के ओनर है मान लो मिस्टर सिंगला जी, तो उन्होंने मुझे क्या दे दी, लैंड। पहला वो फैक्टर हो गया। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मैं अच्छा टीचर था पर पैसे ही नहीं थे मेरे पास शोरूम खोलने के, खरीदने के, बनाने के। ये सब जो बना है देखो आपके सामने इंफ्रा, यहाँ पे जो भी तुम्हें दिख रहा है, ये आपको दिल्ली तक का हाईटेक क्लासरूम मिलेगा। हमारी ट्राई सिटी में कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, इस टाइप का क्लासरूम मिलेगा नहीं कहीं आपको। ये पैसा जो मैंने लगाया, मेरे पास नहीं थे पैसे लगाने को, तो मैंने कहाँ से लिया, बैंक से। बैंक कौन बन गया, लैंड, मनी लेंडर। पर सॉरी, मैंने तो अपने फादर से लिए थे पैसे, तो मेरे फादर क्या बन गए, मनी लेंडर। कोई तो लगाएगा, मेरी खुद की सेविंग पड़ी थी, मैंने वो लगा दी। आई एम द मनी लेंडर, नॉट प्रोड्यूसर। जब कोई पैसा लगाता है वो कौन होता है, मनी लेंडर। चाहे मैं खुद ही लगा रहा हूँ, मैं खुद ही सारे रोल प्ले कर सकता हूँ। देखो, मैं, मेरी खुद का ही शोरूम है, मैं लैंडलॉर्ड भी हूँ। जैसे लोग कहीं घर पे पढ़ाते हैं अपने घर में, वो लैंडलॉर्ड भी हैं। फिर खुद ही पढ़ाऊंगा तो मैं वर्कर भी हूँ। पैसा अपने लगा दिया तो मैं लैंडलॉर्ड में खुद ही हूँ। तो फिर मुझे खुद से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अच्छा, सैलरी की जगह एक और वर्ड होता है, वेजेस एंड सैलरीज। किसी को वेजेस, किसी को सैलरी। ये नहीं, और रिक्शा वाले को क्या देते हैं वो नहीं बात हो रही। परमानेंट देते हो तो सैलरी, एवरी मंथ। आपके घर में मेड आती है, वो आपसे लेते हैं 3,000 पर मंथ, वो सैलरी है। आपके घर में कारपेंटर आता है, काम करता है, 1,000 रुपये हो गए जी। इलेक्ट्रिशियन आता है, प्लम्बर आता है, वो वेजेस है। क्योंकि वो फिक्स नहीं ना, ये थोड़ी फिक्स रख ले प्लम्बर, क्या काम है उसका, कभी कभी जरूरत पड़ेगी तब तब ला लेंगे उसको, फिक्स रखने की जरूरत है उसको, राइट। अब आते हैं नंबर 4 पे, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन। एंटरप्रेन्योरशिप एक सर्विस का नाम है, और वो कौन देता है वो सर्विस,
एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बिजनेस का प्रोड्यूसर। यहाँ पे वो है प्रोड्यूसर, फर्म, प्रोड्यूसर, मालिक, ओनर, वट। ये बताओ रिच, इनमें से रिच कौन होगा चारों में से? मनी लेंडर। बेटा अगर ऐसा होता ना तो रिलायंस कंपनी में मुकेश मुकेश अंबानी का नाम कैसे आता? फिर तो उसका नाम आता जहाँ पे फैक्ट्री, जिसकी फैक्ट्री है, जिसकी लैंड पे फैक्ट्री है। होता क्या है, आपकी जो फीस आती है, अब यहाँ से तुम नेशनल इनकम को बहुत डीपली समझने वाले हो। आपकी जो 100 रुपये फीस आती है वो 4 लोगों में डिवाइड होती है। एज ए रेंट 20 रुपीज़, एज ए सैलरी वेजेस 15 रुपीज़, एज ए इंटरेस्ट 5 रुपीज़। कितने हो गए? बाकी 60 मैं रखता हूँ अपने पास, क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ, ऑन्टरप्रन्योर हूँ। प्रॉफिट का पोर्शन ज़्यादा ज़्यादा होता है। ये बताओ रिलायंस कंपनी में रिच कौन है, उनके एम्प्लॉयज़ या उनके ओनर? अंबानी फैमिली है। और बताओ कौन सा रिचेस्ट पर्सन मान लो कि इंडिया के वर्ल्ड में भी उनका नेम आता है। तो क्यों है? क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो उनको मिलता है, और वो अकेले नहीं है, बहुत से शेयर होल्डर्स हैं। प्रॉफिट किस में जाएगा? शेयर होल्डर्स में। और प्रॉफिट कमा के कौन दे रहा है? एम्प्लॉयज। उनको क्या मिल रही है? सैलरी। मान लो आपके फादर जॉब करते हैं रिलायंस कंपनी में, तो बोलो मेरे फादर की सर जॉब है, उनकी सैलरी है 80,000 पर मंथ। रिलायंस का प्रॉफिट है 800 करोड़, तो आपके फादर को क्या मिला? 80,000 ही। मेहनत तो वो कर रही है, पर उनकी मेहनत से जो प्रॉफिट हुआ वो किसको मिलेगा? ओनर को। अब मैं आपको समझा रहा हूँ लेक्चर, मेरी मेहनत है पर मुझे उससे सैलरी मिलेगी। मान लो कि मैं एक टीचर हूँ यहाँ पर, बाद में प्रॉफिट कौन किसको मिलेगा? ओनर को। वो तो आराम से चेयर पे बैठ के टाटा स्काई लगा लेता है, ठीक है, बस देखते हैं। उसको नहीं पढ़ाने आना। आपके स्कूल में पढ़ाता है कोई ओनर? स्कूल में, स्कूल का प्रिंसिपल भी क्या है? एम्प्लॉई है। स्कूल के ओनर तो कोई और है, मे भी प्रिंसिपल हो, बट जो बड़े स्कूल्स हैं उनके चेयरपर्सन अलग होते हैं, वो तो दिखते ही नहीं स्कूल में। सारे काम कोई और कर रहे हैं, और सबसे रिच वही है। 1 करोड़ की गाड़ी में वही आ रहे होंगे, प्रिंसिपल तो बेचारा फिर छोटी सी गाड़ी में आ रहा होगा। मीन्स ये पोर्शन सबसे कम है। यहाँ से आपको बात समझ आएगी, बहुत टेक्निकल बात जो आपको आगे समझ आएगी। हमारी इंडिया की इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। क्या है? इसलिए कोई लैंडलॉर्ड है, नीचे रहता है, वो किराए पे एक रूम के ऊपर रहता है, उस बेचारे के पास एक स्कूटर है, बाइक है। लैंडलॉर्ड के पास फॉर्च्यूनर है। ये डिफरेंस आपको 20 सेक्टर के किसी भी घर में मिल जाएगा। लैंडलॉर्ड के पास फॉर्च्यूनर है और दूसरे बेचारे मारुति 800 है, वो बेचारा किराएदार है, छोटे से रूम में रहता है। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जो इनकम क्रिएट होती है उसके 4 ही पार्ट होते हैं, फिफ्थ कोई पार्ट नहीं होता। कौन से पार्ट होते हैं? रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जिसमें मेजर पोर्शन किसका होता है? प्रॉफिट का। और प्रॉफिट किसको मिलता है? फर्म को, एंटरप्रेन्योर को, प्रोड्यूसर को, ओनर को। और वो सबसे ज्यादा हेडेक लेता है। देखो मैंने सबसे ज्यादा हेडेक ली हुई है इंस्टीट्यूट की, सारा काम मैं देखता हूँ यहाँ का, पढ़ाता भी खुद ही हूँ, मैनेजमेंट भी खुद ही करता हूँ, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप तो मेरे को आगे बोलोगे सब कुछ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। तो मैं 3 फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, और खुद भी यहाँ पे 8-10 घंटे रिपोर्ट करता हूँ। इसलिए प्रॉफिट पे हक मेरा ही होगा। पैसा बैंक ने लगाया है, ये नहीं कि मैंने पैसा लगाया तो मेरा हक है। पैसा तो बैंक से लगा के अब लगा दो बिजनेस में, बस संभाल कौन रहा है? ही इज ओनर। दिमाग किसका है? प्लानिंग किसकी है? हेडेक किसकी है? एंटरप्रेन्योर की। एक टीचर आएगा 2 घंटे पढ़ा के चला जाएगा, उसकी कोई हेडेक नहीं। और हम लोग सुबह से बैठे होते हैं रात तक, 11 बजे तक बैठे होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है ना, हमें संभालना है, हमें मैनेज करना है। 3 सेंटर्स हैं तो 3 सेंटर को संभालना है, ऑनलाइन वाले बिजनेस को संभालना है, प्लानिंग करनी है। एम्प्लॉइज रख सकते हो आप जितनी मर्जी, पर उनको तो क्या दोगे आप? सैलरी। तो इससे अब हमें क्या समझ आया? ठीक है, समझ आ गया? इससे ये समझ आया बेटा, इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनको बोलते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स। उन फैक्टर्स के ओनर्स हैं ये। मैंने इंस्टीट्यूट को क्या दिया? एंटरप्रेन्योरशिप। वो एक सर्विस का नाम है, फैक्टर का नाम है, तो मैं उसका ओनर हूं, तो मेरा नाम क्या है? एंटरप्रेन्योर। और ये हैं फैक्टर पेमेंट्स। पूरा महीना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत थक जाते हैं, लेकिन मज़ा भी आता है क्योंकि मंथ के एंड पे प्रॉफिट मिलता है। संजीव सर एक फिक्स टाइम के लिए आएंगे, उनकी एक फिक्स ड्यूटी है, उनको सैलरी मिलेगी, उनके जाने के बाद भी मुझे यहाँ बैठना है, मुझे प्लान करना है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। वो इंस्पिरेशन है प्रोड्यूसर की। रिलायंस कितनी लेवल पे पहुंचेगी? आज भी मुकेश अंबानी काम कर रहे हैं, आज भी 18 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है उनको, उनको सैलरी थोड़ी ना मिल रही है। लाइक दैट। क्लियर हो गया?
तो इसका मीनिंग हमारी इकोनॉमी का जो पहला फेस है वो हमें क्लियर हो गया। मैक्रो को पढ़ने से पहले ना हमें ये समझ आ गया तो मजा आ जाएगा कि इकोनॉमी के 3 फेस होते हैं, 3 फेसेस ऑफ प्रोडक्शन। और जब तुम नोट्स के थ्रू पढ़ोगे ना आपको मजा नहीं आएगा, बुक पढ़ोगे मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो एक लिखी चीज है और उसको पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात हो रही है ना। 3 फेसेस ऑफ द इकोनॉमी है। पहला फेस प्रोडक्शन, जो एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट करके मैंने प्रोडक्शन कर दी, यहाँ से आउटपुट होगी, आउटपुट होगी, इस आउटपुट की एक वैल्यू होगी, ठीक है। मैंने पूरे महीने में +1 को पढ़ाया, +2 को पढ़ाया, CUT का बैच पढ़ा दिया, CA फाउंडेशन पढ़ा दी, ये मैं पूरे मंथ में काम करता हूँ। एक आधा बैच में 32 में जाके बीकॉम का ले लेता हूँ। अब पूरे मंथ में मैंने कितनी आउटपुट की, अब मुझे और इनकम बढ़ानी है तो मैं एक और बैच स्टार्ट कर लूँगा। तो इट मीन जितनी प्रोडक्शन करूँगा उससे क्या क्रिएट होगी, इनकम। तो मॉर्निंग में CUT, आफ्टरनून में +1 +2, इवनिंग में CA फाउंडेशन, लेट आवर्स में बीकॉम, लगे रहो प्रोडक्शन करते रहो, इनकम क्रिएट होती रहेगी। आपको रेस्ट करना है, नहीं बेटा अब तो मेरी लाइफ, अब तो एज होगी, अब 45 ईयर्स की एज में इतना काम नहीं होता, तो ठीक है सर कम बैच पढ़ा लो, किसने क्या पढ़ाने, कम पढ़ा लो, प्रोडक्शन कम कर लो। जब प्रोडक्शन कम होगी तो आउटपुट भी कम होगी। जब बैच पढ़ाऊंगा नहीं तो क्या वो अच्छे फीस देंगे, हमने पहले मना कर दिया सर ऐसे नहीं देंगे हम फीस, पढ़ाओगे तो देंगे। तो प्रोडक्शन से क्या कनेक्ट होता है, सेकंड फेस, कौन सा फेस, इनकम फेस। प्रोडक्शन फेस है ना, इनकम फेस। और इनकम 4 तरह की है, रेंट, बोलो, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, शॉर्ट में लिख दूं टाइम बचाने के लिए, वेजेस, सैलरी एंड, सबको सबका हिस्सा मिल गया। लैंडलॉर्ड आया, लाओ जी रेंट दो मेरा, ले जाओ सर, ले जाओ रेंट, ले जाओ सैलरी, ले जाओ, सब ले जाओ, बांट दिया। अब क्या होगा बताओ, अब देखते हैं किसका दिमाग चलता है। थर्ड फेज पर बताइए, वो चीज जो आपकी फेवरेट है, यस, एक्सपेंडिचर। सबसे मजा इसमें आता है, मतलब मुझे 2 लाख दे दो और मैं घूमने निकल जाऊँ 1 हफ्ता, उड़ा के आ जाऊँ, सबसे इजी यही काम है, सबसे मजेदार यही काम है ना। पर उससे पहले ये करना पड़ता है बेटा, पहले प्रोडक्शन करो। जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हम इनकम जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करनी पड़ती है। उसके लिए मुझे घर से निकल के यहाँ आना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इनकम, प्रोडक्शन का मतलब क्या है बेटा, सिंपल, प्रोडक्शन बोले तो इनकम जनरेशन। सर क्यों पढ़ाते हो, इनकम जनरेट होती है। फिर क्या करते हो, मैं बांटता हूँ। किसको बांटते हो, बैगर्स को, 4 लोगों को, लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, लेबरर, एंटरप्रेन्योर। सर आप कौन हो इसमें से, पर मैं चारों हो सकता हूँ। लैंड भी मेरी, ये शोरूम मैंने खरीद लिया, तो रेंट किसको दूंगा, खुद को ही। पर बिहेव ऐसे करूंगा, खुद ही को दे रहा हूँ रेंट, ये लो रेंट। मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, सैलरी किसको मिलेगी, मुझे मिलेगी। पैसा किसका लगा हुआ है, मेरे लगा है। बैंक को क्यों इंटरेस्ट देना, खुद को इंटरेस्ट दूंगा। और कौन मालिक है, मैं ही हूँ। तो बेटा अगर मेरा शोरूम है, मेरा ही सब सामान लगा हुआ है, मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो बेटा मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ 4 रोल प्ले कर रहा हूँ। अब इसमें से मैं वहाँ बैठ जाऊँगा आराम से, फिर यहाँ पे कोई और टीचर आएगा, निधि मैम आएंगे, तो निधि मैम पढ़ाएंगे, तो उस टाइम में जॉब नहीं कर रहा यहाँ पे, फिर मेरी सैलरी कम होगी, फिर वो पार्ट उनको मिलेगा। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या क्या करूँ। लेकिन मैं चाहूँ तो चारों चीज़ें खुद कर सकता हूँ। ये शोरूम को खरीद के रेंट बचा सकता हूँ, या घर पे बुला सकता हूँ हम लोगों को, घर में तो कोई रेंट होता ही नहीं, कोई टीचर घर पे पढ़ाते हैं, वो फीस भी कम ले लेंगे आपसे, क्योंकि उनको रेंट ही देना पड़ता, और उतना प्रोफेशनल एटमोसफेयर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो डिपेंड है कि आपका क्या है, आपको किस किस को पे करने, कौन कौन से फैक्टर्स को हायर करने। तो ये 4 चीज़ें जब मैंने जनरेट कर दी, तो इन सब के घर में पैसा पहुंच गया। लैंडलॉर्ड यहाँ से क्या ले गया, रेंट। तो अब वो क्या करेगा, एक ही काम करेगा, खर्च करेगा। तो थर्ड फेज क्या है हमारी इकोनॉमी का, एक्सपेंडिचर फेज। थर्ड फेज क्या है, एक्सपेंडिचर फेज। अब हमारे 3 फेज क्रिएट हो गए, ये बताओ सबको क्लियर है। पहला फेज क्या था, प्रोडक्शन, एक मिनट इसको बंद ही कर देते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन तो आपको समझना नहीं, अब 11th में कर लिया आप लोगों ने। हाँ जी, प्रोडक्शन फेज, सेकंड, थर्ड, और इसको बोलते हैं
अब मैं जो यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ये देखो, इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो। और ये एक सर्कल है, नेवर एंडिंग सर्कल है। और सर्कल का कोई एंड और बिगनिंग होता है? तभी इसको सर्कल कहते हैं। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, सर्कल है वो। और जिसको इकोनॉमी में बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। यहाँ से हमारा, ठीक है, आज फाउंडेशन डे है, इंट्रो डे है, मैंने बहुत सी बातें बोली बताई। बट जैसे हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो एक सर्कल है विच इज नेवर एंडिंग। वहां से फ्लो होता है, किस किस का फ्लो होता है? यस। अब उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रियल फ्लो, फिर नोट्स को पढ़ेंगे बाद में। अभी एक बार देखते हैं विदाउट नोट्स कितना समझ आता है। हाँ जी, है ना, रियल फ्लो है ना, किस किस के बीच में होता है देखते हैं। देखो, उसके लिए ना आपको थोड़ा सा और पढ़ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया सर्कुलर फ्लो बेटा। सर्कुलर फ्लो जिसके तीन फेस हैं, एक सर्कल घूमता रहेगा। पहले प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होगी, वो चार फैक्टर्स को मिल जाएगी, जिसे बोलते हैं इनकम फेस। इनकम, अच्छा इनकम अकेला इनकम नहीं है, सॉरी एक वर्ड लिखना रह गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस। ये तो समझ में आया ना, इनकम, ये इनकम जनरेशन है, इनकम जनरेशन, ठीक है, रफली लिख रहा हूँ, स्पेलिंग्स मत देखना। इनकम जनरेशन, और यह है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले इनकम को जनरेट किया, फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इनकम को डिस्पोज किया। तीनों में इनकम वर्ड है, तभी तो लोग पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा 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 पैसा, ये चलता रहता है। पंजाबी सॉन्ग में जाता है पैसा पैसा। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में सब जगह पैसा है। सब लोग, तुम पढ़ रहे हो पैसा कमाने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूँ पैसा, फिर वो चीज़ तो पैसे में आ जाती है ना, हर चीज़। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ ले, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, मतलब वो आपको भी इंस्पायर करते हैं, पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो। तो इट मीन्स पैसा ही जनरेट किया, इनकम, इनकम ही डिस्ट्रीब्यूट की। किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की? जिन लोगों ने आपको हेल्प की इनकम जनरेट करने में। बन गया लिंक ना, उन्हीं फैक्टर्स को मिल रहा है। मैं पागल हूँ, लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहा हूँ, मैं भूल ही गया शोरूम खरीद चुका हूँ मैं, ऐसा हुआ क्या? मैं उसको रेंट कब तक दूंगा? जब तक ये उसका है लैंड, क्योंकि वो मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो इनकम मैं यहाँ पर सारे सिस्टम के साथ जनरेट कर दूंगा, वो चार फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और वो चारों फैक्टर्स वही हैं जिनकी हेल्प से इनकम जनरेट हुई है, जिनका नाम है पूरे वर्ल्ड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर एक क्लास अमेरिका में हो रही होती तो भी ये हो रही थी। ठीक है, हमारा वे अलग होता बोलने का, स्टूडेंट डिफरेंट होते, बट बात इकोनॉमिक्स वही है पूरे वर्ल्ड में, पढ़ाने वाले अलग होंगे। ठीक है, और वही इनकम क्या होती है? खर्च। तो इसको बोलते हैं इनकम डिस्पोज करना, डिस्पोजिशन। बाकी सब चीजें नोट्स में लिखी हुई हैं, वहां पे देखेंगे। इनकम जनरेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स बन गए। यहाँ से मैं थर्ड चैप्टर की बात समझ आ रही कि फर्स्ट मेथड प्रोडक्शन मेथड। एग्जाम में बस ये आना है, इस पूरे यूनिट में से मैं आपको 1 मंथ में पढ़ाऊंगा ना, एक क्वेश्चन आना है 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल, और एक थ्योरी आनी है 3 मार्क्स की। अब वो कौन सी आएगी उसके लिए हम पूरे 4 चैप्टर पढ़ेंगे। रोंग रोंग है वो चीज़, हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, मार्क्स के लिए मत पढ़ो। वो एक बार आने हो सकता आए या ना आए, पर ये नॉलेज तो आपकी पूरी लाइफ काम आनी है, नेक्स्ट क्लास में भी काम आनी है। तो आपको जो नॉलेज मिलेगी यही मिलेगी कि अब 3 मेथड्स हैं हमारे नेशनल इनकम के। इनकम मेथड, सॉरी प्रोडक्ट मेथड नंबर 1 पे है। और आपके बुक है, आज कर जाके ना इंक उसको खोलना चैप्टर को, वहाँ लिखा होगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या लिखा होगा? मेजरमेंट, कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बुक खोलते ही आपके सामने आएगा प्रोडक्ट मेथड, पहला मेथड प्रोडक्ट, दूसरा मेथड इनकम, थर्ड मेथड एक्सपेंडिचर। तीनों के आंसर सेम आने चाहिए या अलग अलग? बताओ, सोचो, सेम क्या अलग? सेम बेटा। अब ये बात हम चैप्टर जाके समझेंगे सेम कैसे। अच्छा, आप मेरे से पूछो सर आप कितना कमा लेते हो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बताऊँ। फिर बोलो सर आप कितनी फीस चार्ज करते हो, वो बता देता हूँ। बात तो वही है, मैं जितनी इनकम जनरेट करता हूँ वही तो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इकोनॉमी में, और जितनी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उतनी खर्च करता हूँ। अगर कोई आपको अपनी इनकम ना बताए ना, सैलरी ना बताए, बोलो चल ठीक है हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, आपके खर्चे कितने हो जाते हैं, अब उसके खर्चे पूछ लो। जब वो खर्चे ऐड करोगे तो उसकी क्या समझ आएगी? इनकम। तो इट मीन आप एक्सपेंडिचर से निकाल लो,
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से निकालो या इनकम जनरेशन से, तीनों से एक ही आंसर आएगा, नेशनल इनकम। क्या आएगा? तो नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड्स है बेटा। प्रोडक्शन पहला, ये भी है फर्स्ट, दूसरा इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर। ठीक है, और वहां से इकोनॉमी के सेक्टर समझ आते हैं हमें। अब मैं धीरे धीरे बातों बातों में चैप्टर के अंदर एंटर कर रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपको पहले नोट्स मिलेंगे और हम फिर चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे। आज मुझे सिर्फ आपसे मिलना था, आपका एक फाउंडेशन तैयार करना था। कोई यहाँ से ये सोचा जाए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स टफ है, सब एक्साइटेड होकर जाएंगे कि मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास की वेट करो आप, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला सेक्टर है, अगर मैं बोलूँ प्रोड्यूसर सेक्टर, वो क्या करता है प्रोड्यूसर सेक्टर? प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन करने के लिए ना वो हेल्प लेता है, किस में से हेल्प लेता है? अब बताओ ना, लैंडलॉर्ड कहाँ ऊपर से कहीं निकल के आता है ना? कहाँ से आता है? सोसाइटी में से, स्पेस में से आता है ना, यहीं से, यही रहता होगा। मैं कहाँ से निकलता हूँ? सोसाइटी में से। हम सब लोग सोसाइटी के पार्ट है, और हमारा पता है क्या नाम है इकोनॉमिक्स में? हमारा नाम है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, सोसाइटी। लैंडलॉर्ड मुझे कहाँ से मिला? सोसाइटी से। ये संजीत सर एम्प्लॉइज लेबरर कहाँ से मिले? सोसाइटी से। मैं भी तो घर से कहीं से आता हूँ, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ। बैंक वाले, बैंक भी तो सोसाइटी पार्ट है। तो हमारे पास एक सेक्टर है हाउस होल्ड और एक सेक्टर है प्रोड्यूसर। ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं चेक करें। बातों बातों में वो क्वेश्चन समझ आएगा जो टफ लगता है स्टूडेंट्स को। अब मैं लिख दूँ PS, प्रोड्यूसर सेक्टर, और यहाँ पे क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। मुझे लगता है ना पहला पॉइंट यहाँ से बनेगा, आपको ये लगता होगा। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी क्या देता है? सर्विस। ये तो पहले सर्विस मिलती है कि सैलरी देनी पड़ती है? पहले मैं संजीव सर को बोलता हूँ, सर बैच स्टार्ट कर लें, कुछ कमा लें, बच्चों को पढ़ा लें, फीस आ जाए, फिर दे देंगे सैलरी। तो मतलब पहले आपको आपको मुझे क्या देनी पड़ेगी? सर्विस। मैं भी वो कर रहा हूँ। मैं आपको, हर कोई लैंडलॉर्ड वही कर रहे हैं, हर कोई पहले क्या दे रहा है? सर्विस। और उनकी सर्विसेज के नाम मैं आपको याद करा चुका हूँ, मुझे लगता है आपको याद हो गया। तो लाउड बोलो, पहली सर्विस बहुत बड़ा है नाम ना, चलो ठीक है, 4 वर्ड्स हो गए। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये चारों तरह के फैक्टर सर्विसेज के जो ओनर्स हैं, मालिक हैं, वो कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में। वहीं से निकल के आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो ऐसे होता होगा, रोज घर से निकल के जॉब करके आते हैं, घर वापस आ जाते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है, इकोनॉमी के एम्प्लॉइज हैं, ओनर है मतलब फैक्टर के। वो क्या फैक्टर सर्विस देते हैं? लेबर। बदले में उनको क्या मिलती है? सैलरी। कितनी सिंपल बात है, हम समझते हैं कि पेरेंट्स जॉब करते हैं, मैं बोल बेटा क्या मिलती है? सर ये क्या क्वेश्चन हुआ? सैलरी मिलती है। कहाँ से जाते हैं? घर से जाते हैं। कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में रहते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर सोसाइटी सेक्टर है जहां से 4 फैक्टर्स के ओनर हैं, और वो इकोनॉमी को 4 फैक्टर सर्विस देते हैं जिनके नाम हो गए। और वो चारों सर्विसेज किसको दे रहे हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को, जिसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। तो मैं खुद को भी एक सर्विस दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ? एंटरप्रेन्योर। तो खुद को मैं कौन सर्विस दे रहा हूँ? एंटरप्रेन्योरशिप। मैं खुद को भी यहाँ लेके आता हूँ, मैनेजमेंट करता हूँ। इस टाइम क्लास में मैं ओनर नहीं हूँ, और मैं ओनर तो बैठा होता आराम से, आप लोग बैठे हो, आप लोग मालिक हो। मैं तो एम्प्लॉई हूँ, मुझे तो बोला गया सर पढ़ाओ सैलरी मिलेगी, तो मैं तो सैलरी के लिए यहाँ खड़ा हूँ। तो दैट्स वाई दैट अब यहाँ पे मैं कौन हूँ? एक लेबरर। जब बैच के बाद वहाँ बैठूंगा ना आराम से चेयर पे, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, आपसे फीस ले रहा हूँ, तो तब क्या बन जाता हूँ? ओनर। वो प्रॉफिट पार्ट मुझे मिल जाएगा उसमें, समझ गया? आई थिंक रिपीट जो भी 4 फैक्टर नाम याद हो गए, चाहे आज कम करो, लेकिन आज जो भी करेंगे वो इंटरेस्टिंग हो और आपको याद हो जाए। और अभी हम बिना बुक के बिना नोट्स के पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और वो ज़्यादा बेटर है। जब इनको बुक्स में से पढ़ेंगे तो फिर तो बस इंग्लिश ही है, और क्या है इसमें, ये लिखा होगा। अब हाउस होल्ड ने तो अपना काम कर दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दे दिया? 4 फैक्टर सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर की भी तो ड्यूटी है, वो हाउस होल्ड को क्या दे? क्या दे? मनी के अलावा क्या देता है? मनी को छोड़ दो,
प्रोडक्ट्स, वेरी गुड, एग्जैक्टली। इसको बोलते हैं फिनिश्ड एंड सर्विस। अभी पैसों में बात मत करो, अभी से सर्विसेज में बात करो। ऐसे ऐसा समझाता हूं मैं। आप सैमसंग में जॉब करते हो, तो आप सैमसंग को हेल्प करते हो मोबाइल बनाने में। आप कोई होगे लैंडलॉर्ड, लेबरर, कोई तो होगे। फिर सैमसंग कंपनी आपको क्या करती है, मोबाइल बना के देती है। क्या आप खुद बना सकते हो मोबाइल? आप एम्प्लॉय हो। तो सैमसंग कंपनी एक काम करती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना के सोसाइटी को देती है। तो हम सब लोग यही तो, देखो छोटा सर्कल बन गया, पूरी दुनिया एक सर्कल बन गई। पहले हम प्रोड्यूसर की हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को बनाने में, सर्विसेज को देने में, क्रिएट करने में। फिर वही सर्विसेज प्रोडक्ट वो हमें ही तो बेचता है। वो किसको बेचेगा? हमें बेचेगा। तो हम ही जॉब कर रहे हैं। ऐसा मान लेते हैं कि संजीत सर यहाँ जॉब करते हैं और उनकी बेटी यहाँ पढ़ती है ट्यूशन। तो सर्कल छोटा सा हो गया। पहले वो मुझे हेल्प करते हैं पढ़ाने में, और मैं उसके बदले में उनकी बेटी को पढ़ाता हूँ। एक सर्विस उन्होंने मुझे दी, एक सर्विस मैंने उनकी बेटी को दे दी, हिसाब बराबर हो गया। और कहते सर ऐसा नहीं, पैसों में बात करते हैं। आप बताओ कितनी फीस है आपकी और मेरी सैलरी कितनी है, वो बात हो जाएगी मनी में। ये बात किसमें होगी? सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। और मुझे लगता है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ने इतना सिखा दिया है व्हाट इज रियल। जो रियल, रियल मीन्स वो नहीं रियलिटी, जो रियल होता है ना वो मनी टर्म्स में नहीं होता, वो किस टर्म्स होते हैं? गुड्स एंड सर्विस। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा सर आपकी फीस कितनी है, मैं बोला सैमसंग का एसी आता है मॉडल नंबर दिस, उतनी मेरी फीस है। मैंने अपनी फीस किस फॉर्म में बताई, तो उसने ऐसे फन में, फिर उसने गूगल पे डाला सैमसंग एसी मॉडल नंबर दिस डेढ़ टन, वो हो गया 35,000 का, तो मेरी फीस 35,000 होगी। मैं अपनी फीस को बताने का तरीका चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी फीस को किस में बताऊँ? गुड्स एंड सर्विस में। जितना आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उतनी मेरी पर मंथ की फीस है, तो वो क्या होगी? गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज कॉल्ड रियल टर्म्स में, जहां मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? फिर बाद में हम नोट्स में से देख रहे होंगे इस चीज को। आज घर जाके थोड़ा अगर एक्साइटेड हो तो बुक्स देख लेना, वहाँ पे रियल फ्लो क्या है। एंड माई चैलेंज, आपको हर चीज़ समझ आएगी वहाँ पे, कभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। जब हम नोट्स में से पढ़ेंगे ना, बुक्स में से एक एक वर्ड पढ़ेंगे, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। तो रियल फ्लो दो लोगों के बीच में होता है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर पहले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है, और उसका नाम क्या है? फैक्टर, नहीं नहीं बेटा, फैक्टर सर्विसेज। ये सर्विसेज हैं जिनका नाम क्या है? फैक्टर। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, अब जब पूरा हफ्ता ये चलेगा तो ये सब याद ही हो जाएगा। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज। अब मानो नहीं, इतना बुरा होता है, यूट्यूबर से ज्यादा बुरा हाल कर दिया। इतना बुरा होता है ना कि बच्चे इसको याद कर देते हैं कि मैं याद कर लूँ, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देता है फैक्टर सर्विसेज, उसका नाम ये है। अब उसको रियल टर्म से समझो कि हाउस होल्ड कौन है, उसमें 4 लोग कौन है, और वो क्या दे रहे हैं, उसमें सर्विस दे रहे हैं। आपके पेरेंट भी एक चीज कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, या तो एंटरप्रेन्योर है या वो लेबर है, एक काम तो कर रहे हैं। और प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में क्या दे रहे हैं? मिनीज गुड्स एंड सर्विसेज। ये रियल फ्लो है। आज का लास्ट पॉइंट, थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी आपको लेट किया, आज फर्स्ट डे है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें एंड तक खत्म। अब देखिए अब क्या होगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होते ही फिर तो निधि में प्रकट हो जाएंगे, फिर तो क्लास रोकनी पड़ेगी हमें। अब यहाँ देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट में अगर मनी डाल दे तो मजा आ जाएगा। आप डालो मनी, मनी कैसे डालेंगे इसमें? कौन किसको देता है पहले? हाँ, एक्सीलेंट बेटा। इन बेचारों के पास क्या है? पैसा किसके पास है? कंपनीज के पास, प्रोड्यूसर के पास, वही तो बांटेगी। तुम तो जॉब कर सकते हो, तुम सैलरी दोगे कंपनी में, वो देंगे, कंपनी देगी। तो तुम तो जॉब कर सकते हो, तुम अपनी फैक्टर सर्विस दे सकते हो, पूरा महीना तुम अपनी सर्विस दे सकते हो। उसके बाद आपका प्रोड्यूसर आपको पैसे बांटेगा। लो जी, पैसा बटना शुरू हो गया, उठा लो पैसा, बट रहा है इकोनॉमी में। हाँ जी। अब इसका क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस सेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, उस पेमेंट का नाम है कौन सी पेमेंट? फैक्टर पेमेंट। क्योंकि आपने मुझे क्या दी थी बेटा? आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड फॉर यू कि आपने मुझे फैक्टर सर्विस दी, आपने मेरे पास जॉब की 1 महीना,
आपने मुझे लैंड दी, कैपिटल दी, एंटरप्रेन्योरशिप मैं खुद को दे रहा हूँ जो पूरा महीना, तो बदले में अब मैं पैसा बांट रहा हूँ, तो फैक्टर पेमेंट दे रहा हूँ। अब फैक्टर पेमेंट जो दूंगा तो उसका नाम तो पता ही है, अब वो जो होगा मनी होगी, मनी फ्लो होगा, वो पैसा होगा, वो होगा रेंट, वो क्या होगी, सैलरी, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, नहीं और कोई वर्ड नहीं डाल सकते आप, ठीक है, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी, सैलरी ऊपर आ गया था बाय मिस्टेक लिखा द्वारा, मतलब रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, वो 4 फैक्टर पेमेंट्स। अब वो लेक्चर आपको ऊपर सिखा दिया, पर नोट्स में लिखा होगा, बाद में वहां से पढ़ेंगे। वो 4 फैक्टर पेमेंट्स ये हैं, वो इन 4 फैक्टर के ओनर्स को मिल रही है, इनका नाम कहीं नहीं आएगा, तो ओनर्स है ना, बस बातें दो ही आएंगी, फैक्टर सर्विस क्या दे रहे हो और लेके क्या जा रहे हो, सिंपल सिंपल। मैं लैंडलॉर्ड को बोलूँ क्या दे रहे हो तुम मुझे, बोला मैं जॉब करता हूँ, बस नहीं नहीं तुम तो मुझे लैंड दे रहे हो तो ले जाओ रेंट, तुम क्या करो मेरे पास जॉब करते हो ले जाओ सैलरी। तो फैक्टर सर्विस और फैक्टर्स की गेम है। तो हाउस होल्ड ने, आई गेस आपको याद हो गया होगा, पॉइंट ये नहीं कि हमें समझ आ गया, हमें याद होना चाहिए, हाउस होल्ड ने हमें क्या दी, ठीक है लास्ट पॉइंट का, और बदले में प्रोड्यूसर ने फैक्टर हाउस होल्ड को क्या दी, फैक्टर पेमेंट। ये मिक्स हो गया कि इधर से आ रहे रियल फ्लो, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास क्या आ रहे रियल फ्लो, और प्रोड्यूसर से क्या जा रहे मनी फ्लो। फिर ये रियल फ्लो मनी फ्लो के डायग्राम्स हमारे उसमें बने हुए हैं, नोट्स में भी, बुक में बने हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो हम जब देखेंगे तो उसको बुक से देखेंगे नोट्स में से देखेंगे, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। और अब दूसरा इसका हम ले लो आज की लास्ट पॉइंट। अब ये क्या करेंगे, फ्लो कंप्लीट करो ना, अगर कंप्लीट नहीं हो पता क्या होगा, पैसा वहीं रुक गया। अभी प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया बेटा, उसने वेजेस सैलरी ले आए, पैसे बांट दिए सबको, पैसा सारा कहाँ चला गया, हाउस होल्ड सेक्टर के घर में। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर से निकलो, शॉपिंग करो, खर्च करो, एक्सपेंडिचर। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस। जब ये करेंगे तो पैसा वापस कहाँ चला गया, प्रोड्यूसर के पास। फिर अगेन प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उसके लिए उसको फैक्टर सर्विस मिल जाएंगी। फिर उसकी जो आउटपुट वैल्यू होगी, जैसे ट्यूशन फीस आई 2 लाख तो बांटना शुरू कर दो, उस वैल्यू को वो 4 फैक्टर्स में डिवाइड करेगा, फिर उसके घर सैलरी चली जाएगी। अगर इसको देखना तो आपके घर में एग्जाम्पल है, आपके पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं, मान लो आपके पापा जॉब करते हैं, उनको 80,000 सैलरी मिलती है, तो क्या होता होगा उसका, छत के ऊपर छुपा दी कहीं सीलिंग के अंदर छुप पड़ी है पैसा, नहीं ना, कि फायरिंग करेंगे उस निकली। मुझे लगता है कि आपके घर में वो पैसा पड़ा होगा कहीं, खर्च हो जाता है, तो हम तो वेट कर रहे होते हैं कि कब सैलरी आएगी और कब खर्च होगा, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, पता है क्या क्या खर्चे होते हैं हमारे, सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि तो कब पैसा आएगा, तो सैलरी आती ही खर्च हो जाती है। तो यही यहाँ पे होगा, प्रोड्यूसर जैसे ही हाउस होल्ड को पैसा बांटेगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एज रेंट सैलरी, वैसे इमीडिएटली हाउस सेक्टर शाम को निकलेगा मार्केट में और पैसा सारा खर्च कराएगा, वापस किसको दे आएगा, हाउस होल्ड को। अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि सर कैसे, पैसा तो मिला आपसे, मैं किसी और को दे रहा हूँ, है तो प्रोड्यूसर ना, मान लो पैसा मेरे से संजीव सर को मिला सैलरी का, मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ, पर उन्होंने वो पैसा अपनी बेटी की स्कूल फीस दे दी, तो स्कूल भी कौन है, प्रोड्यूसर। तो हम सब प्रोड्यूसर एक लाइन में आ गए, जैसे महाभारत है कौरव पांडव एक तो खड़े हैं, कोई भी है वो कौरव भी माना जाएगा चाहे वो ना भी हो, है ना, तो ऐसे सारे प्रोड्यूसर हैं। ये जरूरी नहीं कि उनकी बेटी मेरे पास पढ़े, मेरे पास पढ़ेगी फिर तो सर्कल छोटा हो गया, उन्होंने वो फीस कहाँ जमा करवा दी, स्कूल में, स्कूल भी एक प्रोड्यूसर है, स्कूल ने फिर अपनी सैलरी टीचर को दे दी, टीचर का बेटा मेरे पास पढ़ता है, पैसे फिर मेरे पास आ गए, ऐसा है। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, हो सकता है आपका खर्च किया हो 500 का नोट 2 साल बाद आपके पास ही आ जाए, ये सर्कल चलेगा, लेकिन पैसा किसी के पास रुकेगा नहीं, ऐसा तुम सुनते रहे हो, पैसा चलता रहता है, रुकता नहीं। तुम मुझे दोगे मैं आगे दे दूंगा। अब बोलो नहीं सर हम तो सेविंग करते हैं, नहीं बेटा, सेविंग करके घर ही तो खरीदते हो, क्यों करते हो सेविंग, गाड़ी, मोबाइल, घर, घर बनाना है, प्लॉट परचेज करना है, लैंड, आपका पैसा आपके रुकेगा नहीं,
इसलिए यहाँ से समझ आएगा कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का मीनिंग है रोज के खर्चे, तो ग्रोसरी बिल्स, मेडिसिन के बिल्स, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। इन्वेस्टमेंट है घर खरीदना। तो बेटा अगर तुम आज खर्च नहीं करोगे, सेव करोगे, तो कल को खर्च हो जाएगा। तुम्हारा पर्पस होगा गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, बच्चों को अब्रॉड भेजना, खर्च तो हो ही होगा कहीं ना कहीं। दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और जब खर्च करोगे वो पैसा किस पे पहुंचेगा, प्रोड्यूसर के पास, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और ये बताओ ये सर्कल फास्ट कब घूमेगा, लास्ट पॉइंट आज का, फास्ट कब घूमेगा, जब हम खर्च फास्ट करेंगे। ये जो जो मैंने आपको पढ़ाया, मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा, ये सारा कुछ जे.एन. केन्स ने बताया हमें। जे.एन. केन्स, हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हु इज जे.एन. केन्स, फादर ऑफ मैक्रो। उन्होंने 1936 में अपनी बुक लिखी थी ऑन द इनकम इंटरेस्ट मनी। बस मैंने तो उनकी बुक पे रिसर्च की है आपको पढ़ाने से पहले, मैंने कोई टी आर जैन बुक या ये वाली बुक्स नहीं पढ़ी, ये तो टेक्स्ट बुक्स है, आपका सिलेबस है। एक्चुअल नॉलेज कहाँ है, जो जे.एन. केन्स ने हमें 1936 में अपनी बुक में लिख के दिया था। तो जैसा उन्होंने लिख के दिया था मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस से आपको सिखा दिया। फर्स्ट लेक्चर उनका यही है, आपकी बुक में चाहे 3rd नंबर पे हो, वो ये बता रहे कि पहले स्टूडेंट को क्या बताओ, व्हाट इज इकोनॉमी, उसके फैक्टर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें मैंने आज आपको बताई है। ये ऑन द रिकॉर्ड भी हो गया 1 आवर का लेक्चर, कभी दोबारा भी सुन सकते हो आप इसको। क्लियर हो सब कुछ। फिर जब डिटेल में जाएंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट, सारी बातें आएंगी। तो यहाँ से दूसरा फ्लो कौन सा था, मनी फ्लो। तो अभी तो हमने रफली किया है, फिर हम नोट से करेंगे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, दो सेक्टर्स के बीच में। और इसको क्या बोलते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं और आप लोगों का फेस में बता रहे हैं कि सर क्या कर रहे हो, भेज दो वापस, फर्स्ट डे है और लेट स्टार्ट हुआ ना बेटा, मेरी भी मजबूरी थी, पेरेंट्स की मीटिंग ये सब पहले होगा। तो अब ना इसके बीच में गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट के आते ही 3 सेक्टर बन जाएंगे, तो बन जाएगी 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का लिंक इन दोनों के साथ ही है। वो प्रोड्यूसर पे क्या लगाती है, जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, उनका ये काम है गवर्नमेंट का, टैक्सेशन डिपार्टमेंट का। और हमारे ऊपर क्या लगाती है, जीएसटी। तो बस वो छोटा सा है कि गवर्नमेंट का एक ही काम है, टैक्सेशन एंड सब्सिडी। थर्ड सेक्टर आ जाएगा। फोर्थ सेक्टर आएगा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब हमने पैसा सैमसंग मोबाइल पे खरीदने पर लगाना है, आईफोन पे लगाना है, बहुत जगह इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, दुबई घूमने जाने। तो इसलिए नोट्स का पहला टॉपिक मुझे था, मैं आज एटलीस्ट इतना करवा दूँ, फाउंडेशन वाली बातें करके, सिलेबस की बात करके वो मैंने करवा दिया। आपको दर्शन करवा देता हूँ नोट्स के। ये बना पहला क्वेश्चन बेटा, हमारे इकोन ये मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फाइनेंस सेक्टर, वो 4 के अंदर ही इन्वॉल्व है। बैंकिंग वो चारों को हेल्प करता है, लोन वगैरह में, बोरिंग, लैंडिंग, उसके होते हुए भी 4 ही सेक्टर बोलते हैं वो, दैट इज अ इंटेग्रल पार्ट। बैंक हमारी सोसाइटी क्या है, इंटेग्रल पार्ट है। सेक्टर 4 ही माने जाएंगे। तो अभी हमने 2 सेक्टर को समझा है, आज हमने समझा 2 सेक्टर्स क्या हैं, उनका आपस में क्या रोल है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, और उसके अंदर 2 फ्लो हैं। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि मैं नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँ, वो बाद में आपके सामने आ जाएंगे। पहला रियल फ्लो है, दूसरा मनी फ्लो। तो जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आपको ये होमवर्क में मिल जाएगा, यहाँ लिखो हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ लिखो प्रोड्यूस सेक्टर, और वो सब बना के दिखाओ ऐसे ऐसे रियल फ्लो। और नेक्स्ट में क्या मिलेगा, मनी फ्लो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया, और इसके अंदर जो लिखा है सारा ये समझा दिया, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो फिर अब सर्टन हो जाएगी कितने स्टूडेंट बैच में, तो उस हिसाब से नोट्स प्रिंटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे ही रहेगी, संडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ बिकॉज आफ्टर सेशन, और आपको ऑफ दे दी। ठीक है, ट्यूसडे मिलते हैं, सेम 5:35 रहेगा टाइम। थैंक यू सर। ओके जी, बिल्कुल समझ आया बेटा सबको। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स फॉर बीइंग ए गुड ऑडियंस, पेशेंस।